नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले सेशन के रिकैप से। पहला प्रश्न था, यौन उत्पीड़न से महिलाओं का संरक्षण यानी पोश अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक, यह अधिनियम कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को परिभाषित करता है और शिकायतों के निवारण के लिए एक तंत्र बनाता है। हालांकि यह झूठे या दुर्भावनापूर्ण आरोपों के खिलाफ सुरक्षा उपाय प्रदान नहीं करता है। 2, प्रत्येक नियोक्ता को एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन करने की आवश्यकता होती है, जिसके पास साक्ष्य एकत्र करने के लिए दीवानी अदालतों की शक्तियां होती हैं। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, क्लाउडेड लेपर्ड नागालैंड का राज्य पशु है। 2, इसे संकटाग्रस्त प्रजातियों की IUCN रेड लिस्ट के तहत सुभेद्य यानी वल्नरेबल के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस यानी PMFME एक केंद्र प्रायोजित योजना है। 2, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और नाफेड ने PMFME योजना के तहत एक जिला एक उत्पाद यानी ODOP ब्रांड लॉन्च किए हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? इसका सही जवाब था दोनों 1 और 2। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, भारतीय संघ की राजभाषा ब्राह्मणी लिपि में हिंदी होगी। 2, संविधान अंग्रेजी को सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की प्राथमिक भाषा के रूप में मान्यता देता है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2। अगला प्रश्न था, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इसकी स्थापना वर्ष 2000 में कारगिल युद्ध के बाद हुई थी। 2, SFF इकाइयां सेना का हिस्सा नहीं है, लेकिन वे सेना के संचालन नियंत्रण में कार्य करती हैं। 3, महिला सैनिक अभी भी फोर्स का हिस्सा नहीं है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2। अगला प्रश्न था, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कोटा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 को ध्यान में रखते हुए इसे दिया जा सकता है। 2, मेजर जनरल सेवानिवृत्त SR सिन्हो की अध्यक्षता वाले एक आयोग की सिफारिशों के आधार पर पहली बार EWS आरक्षण दिया गया था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2। अगला प्रश्न था, भारत और श्रीलंका के बीच लगातार उभर रहे मछुआरों के मुद्दों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, कच्चा तीवु द्वीप का उपयोग मछुआरे अपनी मछलियों को छांटने और अपने जालों को सुखाने के लिए करते हैं। 2, श्रीलंकाई मछुआरों के साथ मुख्य समस्या यह है कि उनमें से बड़ी संख्या में भारतीय जल क्षेत्र में मछली पकड़ने पर निर्भर है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1। अगला प्रश्न था, भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, एल्पाइड भूकंप बेल्ट आल्प्स भूमध्य सागर हिमालय से होते हुए अटलांटिक तक फैली हुई है। 2, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए परिमाण पैमाने का नाम इटली के भूकंप विज्ञानी मर्कली के नाम पर रखा गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? इसका सही जवाब था ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न था, सी ड्रैगन अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, यह एक वार्षिक बहुराष्ट्रीय उच्च स्तरीय ASW प्रशिक्षण अभ्यास है। 2, रॉयल कैनेडियन वायुसेना ने पिछले अभ्यास में ड्रैगन बेल्ट जीती थी। 3, 2022 में आयोजित हो रहे इस अभ्यास में सभी क्वाड देशों ने हिस्सा लिया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? इसका सही जवाब था उपरोक्त सभी। अंतिम प्रश्न था, हाल ही में खबरों में रहा धारचूला ब्रिज निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया जाएगा? इसका सही जवाब था महाकाली। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, डिजिटल ट्विन वास्तविक जीवन स्थितियों का अनुकरण करने और इसके प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए भौतिक दुनिया की एक आभासी प्रतिकृति है। 2, डिजिटल ट्विन्स भौतिक संपत्ति के डिजिटल प्रतिनिधित्व के साथ ऐतिहासिक डेटा सेट जैसे मौसम रिकॉर्ड और रियल टाइम डायनेमिक इंटरैक्शन को एकीकृत करते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2 या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों 1 और 2, यानी दोनों कथन सत्य हैं। हुंडई मोटर ने वास्तविक समय में 3D सामग्री के लिए दुनिया के अग्रणी प्लेटफॉर्म यूनिटी के साथ साझेदारी की है।
ताकि मेटावर्स स्पेस पर अपने डिजिटल ट्विन ऑपरेटिंग के साथ एक वास्तविक फैक्ट्री को जोड़ा जा सके। डिजिटल ट्विन भौतिक दुनिया, इसकी गतिशीलता और प्रक्रियाओं की एक आभासी प्रतिकृति है जो हमें वास्तविक जीवन स्थितियों का अनुकरण करने और इसके प्रभाव का विश्लेषण करने की अनुमति देती है। अतः कथन एक सत्य है। डिजिटल ट्विन्स न केवल भौतिक संपत्तियों के डिजिटल प्रतिनिधित्व को एकीकृत करते हैं, जैसे पाइप, पंप, वाल्व और टैंक की भौतिक प्रणाली, बल्कि ऐतिहासिक डेटा सेट जैसे मौसम रिकॉर्ड और रियल टाइम गतिशील इंटरैक्शन को भी शामिल करते हैं। अतः कथन 2 भी सत्य है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों 1 और 2। आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स ने कमेंट सेक्शन में इसका जवाब सही भेजा था। जवाब भेजने के लिए शुक्रिया। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. ब्लैक होल अंतरिक्ष में ऐसे बिंदु होते हैं जो इतने घने होते हैं कि वे गहरे गुरुत्वाकर्षण सिंक बनाते हैं। 2. प्राचीन ब्लैक होल डार्क मैटर का स्रोत है। यह सिद्धांत प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग ने दिया था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों 1 और 2, यानी दोनों कथन सत्य हैं। गूगल ने अपने होम पेज पर एक एनिमेटेड वीडियो से ब्रह्मांड विज्ञानी, लेखक और सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग को उनकी 80वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। ब्लैक होल अंतरिक्ष का एक ऐसा क्षेत्र है जिसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना तीव्र है कि कोई भी पदार्थ या विकिरण बाहर नहीं निकल सकता है। अतः कथन 1 सत्य है। प्राचीन ब्लैक होल डार्क मैटर का स्रोत है। यह सिद्धांत प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग द्वारा दिया गया था। अतः कथन 2 भी सत्य है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों 1 और 2। अगला प्रश्न है, चीता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह एकमात्र ऐसा मांसाहारी जीव है जो अत्यधिक शिकार के कारण भारत से समाप्त हो गया। 2. अफ्रीकी चीता आकार में एशियाई चीता से बड़ा होता है। 3. अफ्रीकी और एशियाई चीता दोनों को IUCN की रेड लिस्ट में संकटाग्रस्त यानी एंडेंजर्ड के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 2 और 3, या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने भारत में चीता के परिचय के लिए कार्य योजना शुरू की है, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में 50 चीते भारत में लाए जाएंगे। तेजी से खतरे में पड़ी प्रजातियों के संरक्षण और पारिस्थितिकी तंत्र के कार्यों को बहाल करने की रणनीति के रूप में बड़े मांसाहारियों के री इंट्रोडक्शन को मान्यता दी गई है। चीता एकमात्र बड़ा मांसाहारी है जो मुख्य रूप से भारत में जरूरत से ज्यादा शिकार के चलते समाप्त हो गया। अतः कथन 1 सही है। चीता बिग कैट प्रजातियों में सबसे पुरानी प्रजातियों में से एक है, जिनके पूर्वज 5 मिलियन से अधिक वर्षों से मियोसीन युग में खोजे जा सकते हैं। चीता दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला स्तनपायी भी है, जो अफ्रीका और एशिया में रहता है। अफ्रीकी चीता एशियाई चीता की तुलना में आकार में बड़ा होता है। अतः कथन 2 भी सही है। अफ्रीकी चीता को IUCN रेड लिस्ट में सुभेद्य यानी वल्नरेबल रूप में सूचीबद्ध किया गया है, जबकि एशियाई चीता को गंभीर रूप से संकटाग्रस्त यानी क्रिटिकली एंडेंजर्ड के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अतः कथन 3 सही नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है, उजाला योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह विश्व की सबसे बड़ी जीरो सब्सिडी घरेलू प्रकाश योजना है। 2. इस योजना का क्रियान्वयन नेशनल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। हाल ही में ऊर्जा मंत्रालय ने उजाला यानी उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल कार्यक्रम के तहत LED लाइटों के वितरण और बिक्री के 7 साल सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। देश भर में वितरित 36.78 करोड़ से अधिक LED के साथ यह पहल दुनिया के सबसे बड़े शून्य सब्सिडी घरेलू प्रकाश योजना के रूप में विकसित हुई। अतः कथन 1 सत्य है। इसे 2015 में लॉन्च किया गया और शुरुआत में LED आधारित घरेलू कुशल प्रकाश कार्यक्रम यानी DELP के रूप में वर्गीकृत किया गया।
इसका उद्देश्य सभी के लिए ऊर्जा के कुशल उपयोग को बढ़ावा देना है। ऊर्जा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सरकारी कंपनी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड यानी EESL को इस कार्यक्रम के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। अतः कथन 2 सत्य नहीं है। प्रत्येक घरेलू परिवार जिनके पास अपनी अपनी बिजली वितरण कंपनी से मीटर का कनेक्शन है, इस योजना के तहत LED बल्ब प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न है, चुनाव प्रचार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक उम्मीदवार को चुनाव प्रचार के लिए निर्धारित सीमा से अधिक खर्च करने के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है। 2, चुनाव प्रचार के लिए किसी राजनीतिक दल के खर्च की कोई सीमा नहीं है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों 1 और 2, यानी दोनों कथन सत्य हैं। भारतीय चुनाव आयोग ने लोकसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों के लिए खर्च की सीमा 54 लाख रुपए से 70 लाख रुपए तक से बढ़ाकर 70 लाख से 95 लाख रुपए तक कर दी है। इसके अलावा विधानसभा क्षेत्रों के लिए खर्च की सीमा 20 लाख रुपए से 28 लाख रुपए तक से बढ़ाकर 28 लाख से 40 लाख रुपए तक कर दी गई है। यह वह राशि है जिसे एक उम्मीदवार अपने चुनाव अभियान के लिए कानूनी रूप से खर्च कर सकता है और इसका हिसाब देना होता है। इसमें सार्वजनिक सभाओं, रैलियों, विज्ञापनों, पोस्टर, बैनर, वाहनों और विज्ञापनों पर खर्च शामिल होता है। सभी उम्मीदवारों को चुनाव पूरा होने के 30 दिनों के भीतर अपने खर्च का विवरण चुनाव आयोग को प्रस्तुत करना आवश्यक है। अधिकतम सीमा से अधिक खर्च करने पर चुनाव आयोग द्वारा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10A के तहत 3 साल तक के लिए उम्मीदवार को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। अतः कथन 1 सही है। किसी राजनीतिक दल के खर्च की कोई सीमा नहीं है, जिसका अक्सर पार्टी के उम्मीदवार फायदा उठाते हैं। अतः कथन 2 भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों 1 और 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ से देश तुर्कमेनिस्तान के साथ सीमा साझा करता या करते हैं या फिर हैं? 1 इराक, 2 ईरान, 3 अफगानिस्तान, 4 उज्बेकिस्तान। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1, 2 और 3, केवल 2, 3 और 4, केवल 4, या फिर 1, 2, 3 और 4। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2, 3 और 4। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और तुर्कमेनिस्तान के बीच समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है। यह समझौता ज्ञापन एक ऐसी प्रणाली स्थापित करने का प्रयास करता है जिससे भारत और तुर्कमेनिस्तान दोनों एक दूसरे के आपदा प्रबंधन तंत्र से लाभान्वित होंगे। तुर्कमेनिस्तान मध्य एशिया क्षेत्र के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इसकी सीमा उत्तर पश्चिम में कजाकिस्तान, उत्तर और पूर्व में उज्बेकिस्तान, दक्षिण पूर्व में अफगानिस्तान, दक्षिण में ईरान और पश्चिम में कैस्पियन सागर से लगती है। अतः विकल्प बी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, केवल 2, 3 और 4। अगला प्रश्न है, सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह सामूहिक सुरक्षा संधि के समापन पर उत्पन्न हुआ जिस पर 15 मई 1992 को ताशकंद उज्बेकिस्तान में हस्ताक्षर किए गए थे। 2, यह एक सैन्य गठबंधन है जिसमें रूस, आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, जॉर्जिया और ताजिकिस्तान शामिल हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोकायव ने कजाकिस्तान में राष्ट्रीय संकट के बीच मॉस्को के नेतृत्व वाली सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन यानी CSTO के समर्थन का अनुरोध किया। अब जान लेते हैं सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन के बारे में। सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन की उत्पत्ति सामूहिक सुरक्षा संधि के निष्कर्ष से हुई है, जिस पर 15 मई 1992 को ताशकंद उज्बेकिस्तान में हस्ताक्षर किए गए थे। अतः कथन 1 सही है। इस पर आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के प्रमुखों ने हस्ताक्षर किए। बाद में इसमें अजरबैजान, बेलारूस और जॉर्जिया 1993 भी शामिल हो गए। 20 अप्रैल 1994 को राष्ट्रीय अनुसमर्थन प्रक्रियाओं के समापन पर संधि लागू हुई। 5 साल बाद 9 में से 6 देश अजरबैजान, जॉर्जिया और उज्बेकिस्तान को छोड़कर
5 वर्षों के लिए संधि को नवीनीकृत करने के लिए सहमत हुए। 2002 में ये 6 देश एक सैन्य गठबंधन के रूप में सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन बनाने के लिए सहमत हुए। अतः कथन 2 सत्य नहीं है। संधि के सबसे प्रमुख चौथे भाग में कहा गया है कि यदि भाग लेने वाले देशों में से किसी एक देश या देशों के समूह पर आक्रमण किया जाता है तो इसे इस संधि के सभी देशों के खिलाफ आक्रमण माना जाएगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न है, ई श्रम पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, पोर्टल का उद्देश्य असंगठित श्रमिकों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना है जिसे राशन कार्डों से जोड़ा जाएगा। 2, इसमें प्रवासी श्रमिक, निर्माण श्रमिक, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिक आदि शामिल होंगे। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। 20 करोड़ असंगठित श्रमिकों ने ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। इस उपलब्धि पर श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने सभी को उनके प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया है। अब जान लेते हैं ई श्रम पोर्टल के बारे में। ई श्रम पोर्टल 26 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य असंगठित श्रमिकों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना है जिसे आधार से जोड़ा जाएगा। अतः कथन 1 सत्य नहीं है। इसमें नाम, व्यवसाय, पता, शैक्षिक योग्यता, कौशल प्रकार और परिवार आदि का विवरण होगा ताकि उनकी रोजगार क्षमता का अधिकतम लाभ उठाया जा सके और उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभों का विस्तार किया जा सके। यह प्रवासी श्रमिकों, निर्माण श्रमिकों, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों आदि सहित असंगठित श्रमिकों का पहला राष्ट्रीय डेटाबेस है। अतः कथन 2 सत्य है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, प्रथम आयोग का गठन 31 जनवरी 1992 को श्रीमती जयंती पटनायक की अध्यक्षता में किया गया था। 2, आयोग के कार्यों को राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम की धारा 10 के तहत स्पष्ट किया गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सत्य है या फिर है? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों 1 और 2, यानी दोनों कथन सत्य हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग यानी एनसीडब्ल्यू ने लोकप्रिय हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब को एक विवादित वीडियो जिसमें कि एक महिला पर थूकते हुए दिखाने के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एक समन नोटिस जारी किया। जान लेते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। इसका उद्देश्य है महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना, उपचारात्मक विधायी उपायों की सिफारिश करना और शिकायतों के निवारण को सुगम बनाना और महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देना। प्रथम आयोग का गठन 31 जनवरी 1992 को श्रीमती जयंती पटनायक की अध्यक्षता में किया गया था। अतः कथन 1 सत्य है। राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यों का वर्णन राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम की धारा 10 में किया गया है। अतः कथन 2 भी सत्य है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों 1 और 2। अगला प्रश्न है, विशेष सुरक्षा समूह अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इसे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद अधिनियमित किया गया था। 2, अधिनियम में 2019 के संशोधन का मुख्य लक्ष्य इसकी धारा 4 का संशोधन करना था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीते बुधवार को पंजाब दौरे के दौरान कथित तौर पर सुरक्षा में सेंध लगने के बाद केंद्र सरकार पंजाब पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विशेष सुरक्षा समूह यानी एसपीजी अधिनियम के तहत कार्रवाई पर विचार कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते बुधवार को पंजाब दौरे के दौरान कथित तौर पर सुरक्षा में सेंध लगने के बाद केंद्र सरकार पंजाब पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विशेष सुरक्षा समूह यानी एसपीजी अधिनियम के तहत कार्रवाई पर विचार कर रही है। विशेष सुरक्षा समूह अधिनियम 1988 भारत के प्रधानमंत्री और भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके तत्काल परिवारों के सदस्यों को निकट सुरक्षा प्रदान करने के लिए संघ के एक सशस्त्र बल के गठन और विनियमन के लिए प्रदान करता है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद संसद द्वारा अधिनियम पारित किया गया था। अतः कथन 1 सत्य नहीं है।
पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद इसका विस्तार सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके तत्काल परिवारों तक कर दिया गया था। 2019 में विशेष सुरक्षा समूह अधिनियम में संशोधन किया गया। धारा 4 के तहत केवल प्रधानमंत्री और उनके साथ उनके सरकारी आवास पर रहने वाले उनके तत्काल परिवार के सदस्यों को एसपीजी कवर देने का जिक्र है। 2019 के संशोधन में पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके परिवार को पद छोड़ने के बाद एसपीजी कवर की समय सीमा को 5 साल तक कम कर दिया गया, बशर्ते कि परिवार के तत्काल सदस्य पूर्व प्रधानमंत्री के साथ आवंटित आवास पर रहते हों। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अंतिम प्रश्न है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में जल संरक्षण के प्रयासों के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर कर्नाटक? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2018 में मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। इस साल 11 विभिन्न श्रेणियों में कुल 57 पुरस्कारों की घोषणा की गई। केंद्रीय जल मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में जल संरक्षण के प्रयासों के लिए उत्तर प्रदेश को प्रथम पुरस्कार मिला, अतः विकल्प बी सत्य है। राजस्थान और तमिलनाडु ने सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में क्रमशः दूसरा और तीसरा पुरस्कार हासिल किया। मंत्रालय ने यह भी घोषणा की कि आईटीसी लिमिटेड कोलकाता और अदानी फाउंडेशन गुजरात ने सीएसआर गतिविधियों की श्रेणी के लिए सर्वश्रेष्ठ उद्योग में क्रमशः पहला और दूसरा स्थान हासिल किया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस यानी पीएमएफएमई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय यानी एमओएफपीआई द्वारा शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है। 2, यह मौजूदा व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को उनकी इकाइयों को अपग्रेड के लिए पात्र परियोजना लागत के 35% पर क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी का लाभ उठाने में सक्षम बनाती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2 या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।